बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, फूड फॉर ब्रेन के साथ आपका दोस्त वसीम मुख्तार हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, अगर आज के इस वीलॉग को आप मुकम्मल तौर पर देख लेंगे तो आपको ये बात समझने में बहुत आसानी होगी कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया है, और हम ये जानेंगे कि फिर गोग मिगोग कौन है और उनका क्या ताल्लुक़ है ईरान के साथ, और ईरान का ज़िक्र उसकी मज़हबी किताबों के अंदर कैसे और क्यों आता है। तो कहानी क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहूदियों की मज़हबी किताब बुक ऑफ इज़ेकियल का ज़िक्र करते हैं तो उसके चैप्टर 38 और 39 के अंदर गोग मिगोग के बारे में हमें ज़िक्र मिलता है, जो कुर्बे क़यामत के करीब होने वाले वाक़यात को की प्रोफेसी या पेशीन गोई करता है। उसके चैप्टर नंबर 38 और 39 के अंदर हमें जो ज़िक्र मिलता है वो कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 38 के अंदर गोग को कहा गया है कि वो किंग है, और वो कहाँ से आता है, स्टेट ऑफ मिगोग। और तीसरा उसके अंदर उसकी वर्सेस के अंदर नज़र आता है कि वो प्रिंस ऑफ मैशिख एंड टोबल, तो इलाके हैं उनका वो प्रिंस है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीनों मिगोग मैशिख और टोबल है, इनका ज़िक्र किसी और उनकी मजहबी किताब के अंदर मिलता है कि नहीं। अगर हम ये चीज़ जानने की कोशिश करें, देखें, तो हमें उनकी बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 10 और टेबल ऑफ नेशंस के अंदर हमें मिलता है कि मिगोग ये यूसुफ जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था उसकी नस्ल से है। अगर हम देखें तो वो रिकॉर्ड हमें मिलता है, नो दीज आर द रिकॉर्ड ऑफ द जनरेशन ऑफ शेम हेम एंड जाफिस द सन ऑफ नोवा, and the sons were born to them after the flood. The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, and Javan, and Tobal, and Meshech, and Tyrus. इससे हमें ये नज़र आता है कि इनका ज़िक्र इनकी इस किताब के अंदर मौजूद है। अब ये अगर देखा जाए तो ये असल में रेस है जोफिस की, और अगर हम कुरानिक फ़िलासफ़ी को देखें तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक भी हमें ये नज़र आता है कि वो याफिस की औलाद से होंगे, और फिर जिस तरीके से हमारे यहाँ नज़र आता है कि उसको उनको एक ख़ास जगह पर बंद कर दिया है, इस तरह का ज़िक्र उनकी मज़हबी किताबों में हमें नहीं मिलता। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो बुक ऑफ इज़ेकियल के अंदर ही उनकी इलाकों की भी पेशीन गोई की गई है। तो ये जो इलाके हैं ये हम देखेंगे कि मॉडर्न इरा के अंदर कौन है, लेकिन अगर हम देखें तो प्रोफेसी के मुताबिक वो फार नॉर्थ से, यानी कि शुमाली इलाकों की तरफ से आएंगे और इसराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। तो और अगर हम देखें तो इसराइल के नॉर्थ की तरफ तुर्की आता है, और फिर कोकाफ, और उसके आगे सारा इलाका जो है वो रशिया का या रशिया का आता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो नेम आते हैं मैशिख और टोबिल, तो इसके बारे में दो तीन जो हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। एक तो ये कि ये इलाका मस्की एंड टाबल, जो कि तुर्की, मॉस्को और तोब्लिस्क का इलाका कहलाता है, और ये तमाम इलाके या तो तुर्की के साथ कनेक्ट करते हैं कुछ, और कुछ इलाके जो हैं वो रशिया के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ सबसे मेजर चीज़ मिगोग कौन है और कौन सा इलाका है, अगर उसको जानने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं की प्रोफेसीज़ के मुताबिक जो मिगोग जगह है वो स्टेट जो होगी वो रोश स्टेट होगी, और रोश जो है आज का रशिया या रशिया जिसको हम कहते हैं वो है। इससे हमें नज़र आया, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ के ऊपर इसराइल की आता है। तो ये जो प्रोफेसी उनके मुताबिक है, तो ये एक आधी प्रोफेसी के मुताबिक ये वहाँ से आएंगे और फिर वो अटैक करेंगे। दूसरा, अगर निमरालोजिस्ट को देखते हैं तो निमरालोजिस्ट ये कहते हैं कि गॉग की निमरालोजी 70 आती है, तो ये 70 डिफरेंट नेशंस होंगी जो उसके साथ आएंगी और आके अटैक करेंगी इसराइल के ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसी बुक ऑफ इज़ेकियल के अंदर जो नेक्स्ट वर्सेस हैं उसके अंदर 5 डिफरेंट ट्राइब्स का भी जिक्र आया है जिन्होंने अटैक करना है। तो 5 का जिक्र ये आया है, बाकी जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं उनका जिक्र नहीं आता।
उनमें अगर हम देखते हैं तो कुश, पुट, गोमर, बेथ टिगोरमा एंड सबसे इम्पोर्टेंट पर्शिया। अब ये 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनका ज़िक्र आया है। अब पर्शिया क्या है? पर्शिया अगर हम देखें तो 1935 से पहले ये ईरान का नाम था, और ईरान जो है इस लिहाज से उनके मुताबिक वो जगह है जहाँ से मिगोग ने गोग और मिगोग ने इकट्ठे होके, यानी कि स्टेट से इकट्ठे होके उनके ऊपर अटैक करना है। अब ईरान का अगर हम देखें तो ईरान का बड़ा गहरा और बड़ा अच्छा ताल्लुक जो है वो इसराइल के साथ रहा है, और उसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब नेबुकदनेस्सर ने इसको ग्रेट टेंपल को ये टेंपल ऑफ सुलेमान को तबाह कर दिया था, तो साइरस द ग्रेट ने दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया था, और साइरस द ग्रेट जो है वो पर्शिया का बादशाह या किंग था। इस लिहाज से, और ये उनकी जो हिब्रू बाइबल है उसके अंदर पहला जेनिटाइल, जेनिटल से मुराद ये है कि वो जो नॉन ज्यूज़ हैं, पहला जेनिटल का ज़िक्र या जेनिटाइल का ज़िक्र जो है वो मिलता है। इसके अलावा पूरी हिब्रू बाइबल के अंदर कहीं भी किसी नॉन ज्यूश पर्सन का ज़िक्र नहीं आता। तो ये साइरस द ग्रेट, तो इस लिहाज से इनका पर्शिया के साथ, ईरान के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक उनका रबाई है, टोविया सिंगर के नाम से बड़ा मशहूर रबाई है। उसके बकौल ये है कि ये जो, अगर हम हिस्ट्री देखें ईरान की, तो वो कहता है कि ये वाहिद स्टेट ऐसी है इस वक़्त मौजूद जिसके आबाई लोग शुरू से लेकर आज तक वहाँ मौजूद हैं। वो तब्दील नहीं हुए, गए नहीं हैं। जिस तरह अगर यूरोप को देखा जाए तो यूरोप में दूसरे लोग माइग्रेट होकर आए और काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गए। इसी तरह अमेरिका या बाकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ईरान, वो इतना पुराना है कि वहाँ की स्टेट्स और उनके अगर आर्यन कौम को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी उनकी हिस्ट्री हमें तारीख़ मिलती है। तो इस लिहाज से रबाई सिंगर ये कहता है कि ये प्रोफेसी इसी ईरान के बारे में है, और फिर साथ वो ये कहता है कि ये हेड ऑफ़ द सरपेंट है। तो ये हेड ऑफ़ द सरपेंट होगा, यानी कि ये सरगना होगा, सरबराह होगा तमाम जो ग्रुप्स हैं उनका। तो पर्शिया को अगर हम मज़ीद देखें तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि ये इनकी इसी प्रोफेसी बुक ऑफ एज़ेकियल के अंदर ये तब अटैक करेगा उनके ऊपर जब ये पुरअमन तरीके से वहाँ सेटल हो चुके होंगे। अगर इस प्रोफेसी को हम देखें तो ये प्रोफेसी इसराइल के बनने से ये कंप्लीट हो जाती है, और अगर इसकी इब्तदा देखी जाए तो ये तकरीबन जब ओटमन एम्पायर को ख़त्म किया गया 1917 के अंदर, पहला द बालफ्लोर डिक्लेरेशन की गई। इस डिक्लेरेशन के मुताबिक आर्थर बालफोर ने लॉर्ड वाल्टर रोथशाइल्ड को लेटर लिखा था जिसमें उसने सजेशन दी थी फ़लस्तीन का जो इलाका है उसके ऊपर इसराइल के बनने का। तो ये ओटमन एम्पायर जैसे ही वहाँ ख़त्म हुई तो उन्होंने ये अपना लेटर भेज के और बाकायदा ये इसको प्रूव करवाने की कोशिश की, और जो कि यूनाइटेड नेशन में 1947 के अंदर कंप्लीट होगी और मंजूर होगी, जिसके बाद 4 मई 1948 को इसराइल जो है वो मुल्क बन गया। ये प्रोफेसी, और उस प्रोफेसी में ये बुक ऑफ एज़ेकियल के अंदर ये मौजूद है कि ये तमाम जो स्टेट थी इज़राइल के या यहूदियों के आने से पहले एक डेज़ोलेटेड, एक ऐसा इलाका होगा जहाँ बंजर होगा, जहाँ खेत चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। तो जैसे ही ये दोबारा आएँगे, तो ये दोबारा आएँगे, यहाँ आबाद होंगे, और उसके बाद फिर ये अटैक होगा। अब अगर इसको कनेक्ट किया जाए तो इनकी प्रोफेसी के मुताबिक, बुक के मुताबिक होना ये था कि इस ईरान ने, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि गोग मिगोग ने हमला करना था, अटैक करना था। लेकिन यहाँ अगर देखें हिस्टोरिकली तो ये इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। तो इसका आंसर वो रबाई ये देते हैं, एक तो ये 1973 के अंदर ये एक अटैक वो कर चुके थे, जिसका वो शायद ये कह रहे थे कि ये वही अटैक है जो कि उनकी प्रोफेसी के मुताबिक, बुक ऑफ एज़ेकियल के मुताबिक होना है। दूसरा, उनकी इस प्रोफेसी के मुताबिक ये भी था कि ये अपना स्कूत फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब ये अटैक करेंगे, और ये स्कूत फेस्टिवल उस दिन ये सेलिब्रेट कर रहे थे। एक और प्रोफेसी के मुताबिक भी फिर वो ये कहते हैं कि ईरान ने अगर डायरेक्टली हमला उन पर नहीं किया
तो ये हमला उनके जो प्रॉक्सीज़ वार लड़ने वाले हैं या हमास और बाकी दूसरे जो फोर्सेस हैं डिफरेंट, उनके ज़रिए हुआ है। तो अल्टीमेटली वो ये इसको ये कनेक्ट करते हैं कि ये अटैक उनकी तरफ से हुआ है और ये इतनी जल्दी में क्यों है? ये क्यों चाह रहे हैं कि ये वार ये चीज़ें हों? उसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप देखें तो नेतन्याहू ने बहुत से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ये उकसाने की कोशिश की है कि वो ईरान पर अटैक करे और ये जो एप्स्टीन फ़ाइल का इश्यू हुआ, वो ये अभी भी लोग कनेक्ट करते हैं और एनालिस्ट कनेक्ट करते हैं कि यही रीज़न बना है ये डोनाल्ड ट्रंप को कि वो फ़ोर्स किया उसने कि वो अटैक करे ईरान के ऊपर। तो माइट बी पॉसिबल कि इस तरह की चीज़ें हों और ये कनेक्टेड हों जिसकी वजह से उसको मजबूर करके उसने अटैक करवाया। क्योंकि उसकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर से लोग जो हैं वो इस वॉर के अगेंस्ट हैं। तो ये इसराइल बेसिकली यही चाहता था कि किसी तरीके से ये जंग शुरू हो और फिर उनकी प्रोफेसी के मुताबिक थर्ड टेंपल बने। अब होना ये था कि थर्ड टेंपल तब बनना था जब वहाँ उनके मुताबिक मसाया ने आना था। मसाया नहीं आ रहा तो वो कहते हैं गॉड ने प्लान चेंज कर लिया है, अब उसकी तैयारी हमने करनी है। तो तब ये हो सकता है कि जब ये गोग और मिगोग उन पर अटैक करेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ मिल के फिर रिटेलिएट करेंगे और फिर उनका मसाया आएगा और फिर थर्ड टेंपल बनेगा और फिर वो ग्रेटर इसराइल का जो कंसेप्ट है उनका वो कंप्लीट होगा। तो इस लिहाज से वो खुद अटैक कर दिया। आप देखें और एक और पॉलिसी को देखें कि वो बारहा दफ़ा ईरान के ऊपर जब ये एलिगेशन लगाते हैं, रशिया और चाइना का ज़िक्र करते हैं कि रशिया और चाइना उनको फ़ीड कर रहा है, उसको वेपनाइज़ कर रहा है, उसको असला दे रहा है और बाकी चीज़ें। तो ये भी वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से रशिया जो है, वो इसके अंदर शामिल हो और ये वार जो है, ये ज़्यादा बढ़े और फिर ये जो उनकी प्रोफेसी है, ये कंप्लीट हो। अब अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें, तो बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट इससे पीछे भी तमाम के तमाम वो कनेक्ट होते हैं कि ये जो इसराइल है वो एंटी मुस्लिम ही रहा है। एक उनका रब्बाई जो हमें 15th सेंचुरी के अंदर नज़र आता है, डॉन आइज़िक अबार्नेबल, वो 15th सेंचुरी में ये कहता है कि जो इश्माइलाइट्स हैं यही पीछे हैं, यही वो गोग मिगोग की फोर्सेस हैं और यही वो 70 फोर्सेस हैं जिन्होंने अटैक करना है। तो इस तरीके से वो इनके साथ अटैक करते हैं। तो इससे हमें ये बिल्कुल वाज़े फिर नज़र आता है कि गोग जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर होगा और मिलिट्री लीडर होगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई एक पर्सन होगा, तो ये हमें कोई ऐसा बंदा फिर उनको तलाश करना पड़ेगा जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ जो हैं उनकी प्रोफेसी के मुताबिक नज़र आती हैं। सो इसलिए वो अमूमी तौर पे अगर आप देखें जहाँ भी किंगडमशिप है या जहाँ भी वो आप कह लें कि डिक्टेटरशिप है उसको ख़त्म करने हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी डेमोक्रेटिक स्टेट को लेकर आएँ जो 3 से 4 साल तक चलती है। तो ये बहुत वाज़े नज़र आता है। इस वजह से अमेरिका ख़ास तौर पर हर उस स्टेट के ऊपर अटैक कर रहा है जो कि जहाँ किंगडमशिप है, बादशाहत है या लंबे अरसे से कोई बंदा हुक्मरान है। तो ये भी हमें नज़र आता है, तो इसलिए उनको ख़तरा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना और रशिया के अंदर भी हमें कुछ इस तरह के एलिमेंट नज़र आते हैं, तो ये उनसे डरे हुए हैं और यही वजह है कि ईरान के अंदर भी बादशाहत की तरह एक लंबा अरसा से जो ख़ामनाई साहब हैं वो हुक्मरानी करते रहे। तो उनको डर है कहीं से कोई इस तरह का लीडर वाक़ई इनमें से ना हो जो मसाया को ख़त्म करे, या उनको ये डर है कि कहीं वो गोग ना हो। सो इसलिए तमाम ममालिक से ये अमूमी तौर पे डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर डिक्टेटरशिप को, बादशाहत को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ गईं। एक तो रोश का ज़िक्र जो नज़र आता है यानी कि मिगोग रोश रशा है उनके लिए, और दूसरा हमें पर्शिया का बड़ा वाज़ेह तौर पर, क्योंकि नेम बिल्कुल वाज़ेह हमें नज़र आता है कि वो ईरान है। तो इस लिहाज से उनको वो धकेल रहे हैं। बाकी जो उनकी प्रोफेसी के अंदर नज़र आता है बुक ऑफ एज़ेकियल के अंदर, उसमें कुश का ज़िक्र आता है। कुश जो है ये आज के मॉडर्न जो उनके रबाई हैं कनेक्ट करते हैं इथियोपिया के साथ और बाज़ दफ़ा मॉडर्न सूडान के साथ तो लिंक करते हैं। पुट का इलाका जो है ये लिबिया के साथ अटैच करते हैं और गोमर का जो इलाका है ये साइमेरियन नस्ल जो सारी है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और बाज़ उनके जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको जर्मनी के साथ भी कनेक्ट करते हैं। और फिर तीस लास्ट जो है बेस्ट गारमा जो है इसको वो टर्की के साथ और आर्मीनिया के साथ कनेक्ट करते हैं।
अगर आप इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इसमें मेजर ममालक वही हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम स्टेट्स हैं। दूसरी तरफ एक और भी फ़िलॉसफ़ी जो कि बड़ी एक फ़ोक टेल की तरह हमारे यहाँ हमारे नेशन में पाई जाती है, आपको काफ़ का भी ज़िक्र आता है। तो यहाँ भी देखा जाए तो इन्होंने उसी तरफ से, उसी सिमत की तरफ से, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से जो है इन्होंने आना है और ये वार जो है लड़नी है। फिर फर्दर अगर इनकी बुक ऑफ एज़ेकियल को देखा जाए तो वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी वार होगी, इतनी बड़ी वार होगी कि 7 साल तक तमाम उनका जो असला, जो सॉवर्ड्स और वो तमाम चीज़ें लेकर आएँगे, वो जलाते हुए लगेंगे और 7 माह के अंदर इनका जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको बरी किया जाएगा, दफ़न किया जाएगा। यानी कि उनके दफ़नाने के ऊपर भी 7 माह लगेंगे। इससे हमें ये नज़र आता है कि ये फ़ाइट जो है वो इतनी छोटी नहीं, बड़े मैसिव पैमाने पे होगी। और फिर इनकी बुक ऑफ एज़ेकियल के अंदर ही नज़र आता है कि जब ये अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर तो वो बिल्कुल पुरसुकून और पुरअमन होंगे। तो ये जो गोग है, ये मास्टर प्लानिंग होगा, ये स्कीम करेगा, प्लॉट करेगा और उन पर अटैक करेगा जब वो पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। और आज देखें वहाँ खुशहाली और वो चीज़ें वो सारी हैं और इसका प्लान भी ये होगा कि वहाँ से चीज़ों को लूटना और अटैक करना कमज़ोर लोगों को, ये उनकी प्रोफेसिस के अंदर हमें नज़र आता है। मज़ीद देखें तो वो जब ये अटैक करेगा तो गॉड अपने उस गुस्से के अंदर उसको पनिश करने के लिए सज़ा देगा। तो उनके मुताबिक ये गॉड इंटरवीन करेगा वार के अंदर, खुद पार्टिसिपेट करेगा और किस सूरत में कि वो ऊपर से टेरिटोरियल रेन होगी, फिर ज़लज़ले आएँगे और फिर हवाएँ और वो तमाम चीज़ें तूफ़ान वग़ैरह आ जाएगा। तो ये फिर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और फिर इनकी बुक ऑफ इज़ेकियल के अंदर ही ये हमें नज़र आता है कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ख़त्म करेगा, फिर परिंदों को दावत देगा। वो परिंदे जो हैं उनका ब्लड पिएँगे, खाएँगे और इनके गोश्त को खाएँगे और काफ़ी ज़्यादा मोटे ताज़े हो जाएँगे। तो ये प्रोफ़ेसी जो उनकी डिटेल के साथ उनकी 38 और 39 चैप्टर के अंदर बुक ऑफ इज़ेकियल में नज़र आती है। अब अगर हम इसको डॉट कनेक्टिंग करें तो आज के इस सिनेरियो के अंदर नेतन्याहू ने अमेरिका को अपने अलाइज़ को मिलाकर ये साथ इसलिए कनेक्ट किया कि ये वार स्टार्ट हो ताकि उनका मसाया आए, जो कि उनके मुताबिक अब आ जाना चाहिए था, काफ़ी लेट हो रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो शायद उनके मुताबिक ये है कि गॉड ने प्लान चेंज कर दिया है, अब हमने मसाया वाला काम खुद करना है, थर्ड टेम्पर को खुद बनाना है। तो ये उस तरफ अपने आप को या उन फोर्सेस को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद इन्हीं की बुक ऑफ एज़ेकियल के अंदर एक प्रोफेसी ये भी निकलती है कि कुछ स्टेट्स ऐसी भी होंगी जो इस तमाम वार के अंदर खामोश रहेंगी, जिसमें शिबा की स्टेट का ज़िक्र आता है जो कि आज के साथ वो सऊदी अरेबिया के साथ कनेक्ट करते हैं और डेडन की स्टेट का नज़र आता है जिसको वो गल्फ़ के साथ करते हैं। उसके अलावा तार्शिश और यंग लायंस का ज़िक्र आता है। तार्शिश उनके मुताबिक यूके होगा और यंग लायंस उसकी तमाम वो स्टेट्स जिनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, तमाम कॉलोनीज़ जिसमें अमेरिका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और बाकी तमाम कॉलोनीज़। तो इससे हमें ये नज़र आता है कि एंड के अंदर जो वार होगी, उसमें शायद अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए क्योंकि उनकी तमाम प्रोफेसीज़ चाहे ये मैनिपुलेट करके उनका नाम इन ममालिक के साथ कनेक्ट किया गया या हिस्टोरिकली कनेक्ट किया गया, लेकिन उनमें से अक्सर ममालिक जो हैं वो इस्लाम ही हैं। तो इस लिहाज से हमें ये नज़र आता है कि ये जो अपनी प्रोफेसी है उसको कंप्लीट करने के लिए एक वार जो है उन्होंने ईरान के ऊपर मुसल्लत की और नज़र यही आता है कि या ये वार अब शायद ख़त्म ना होगी और बढ़ेगी क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह की प्रोफेसी के मुताबिक भी यहाँ जो ग़ज़वा-ए हिंद है उसने भी स्टार्ट होना है। शायद ये चिंगारी उस तरफ ही जा रही है। ये था जी आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।